हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले मौर्यंस की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में। जी हाँ, इससे भी सवाल अक्सर पेपर में आते हैं और इसके अंदर जो मेन हाईलाइट्स रहेंगे ना वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं तो पीएससी लेवल तक की तैयारी करूँ। और वैसे देखा जाए तो मेंस के अंदर भी अब पीएससी से कम तो नहीं आ रहे हैं सवाल, तो यानी कि सीजीएल के अंदर भी वैसा सा ही हाल होता जा रहा है। तो इस वजह से मैंने जो चीज़ें हैं वैसी ही इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट सेशन है मौर्यंस के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था कि मौर्यंस से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको भी पढ़ के जाइए और किसी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन मौर्यंस का जरूर पढ़िए। 100% है कि यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो मौर्यंस हैं इनके यहाँ पे दो तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे एक हो गया कोर्ट आर्ट और दूसरा हो गया पॉपुलर आर्ट। अब कोर्ट आर्ट कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सेंट्रल विस्टा है, तो नया पार्लियामेंट मोदी जी ने बनवाया है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सरकारी है, ये सरकार ने बनवाया है। तो कोर्ट का मतलब हो गया कि जो राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा उस टाइम पे बनवाया जाता था। और दूसरा होगा पॉपुलर आर्ट। अब जैसे कि ताज होटल है, तो ताज होटल जो है वो टाटा ने बनवाया, तो टाटा का है वो, आप ये नहीं बोलेंगे कि वो सरकार का है ना, तो वो उसकी खुद की क्रिएशन है। अगर किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, एम.एफ. हुसैन साहब ने कोई पेंटिंग बनाई, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सरकार की पेंटिंग है ना। समझने फर्क समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया इंडिविजुअल आर्ट और ये हो गया कोर्ट की आर्ट। इंडिविजुअल आर्ट में अलग चीजें जैसे स्कल्पचर हो गया, केव्स हो गई, पोट्री हो गई, ये सब है। जबकि कोर्ट आर्ट के अंदर क्या है, पिलर्स, स्तूपास, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कोर्ट आर्ट जो है इसको पहले पढ़ना यही मेन है हमारे लिए। तो कोर्ट आर्ट में जो आते हैं सबसे पहले पिलर्स आते हैं। अब मैंने बोला था कि अशोका ने बहुत सारे पिलर बनवा रखे थे और ये जहां भी अपनी कैपिटल बनाता था वहां पे क्या करता था, जैसे बड़ा सारा पिलर बनवा लिया और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उकेर के और वहां पे कोई ना कोई ऊपर एनिमल की फोटो या की कहीं की स्टैचू लगता था। अब ये एनिमल शेर भी हो सकता है, बुल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जैसा भी उनको अच्छा लगता था। क्योंकि उस टाइम पे देखा जाए तो मौर्यंस का राजपाट बहुत फैला हुआ था और सिर्फ एक जगह से उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उसकी सब डिवीजन की गई थी। समझ गए इस चीज को। और राजा को जो मेन मतलब होता था वो रेवेन्यू से हुआ करता था, ये आपको समझ रखनी है, क्योंकि हर जगह से रेवेन्यू उसकी मेन कैपिटल में आ रहा है, बस वो खुश है उस चीज में। ठीक है भाई। और दूसरा ये है कि अशोका के जो पिलर हैं, अब उसमें अगर देखा जाए तो जो फेमस एडिक्ट की बात होती है, सबसे ज़्यादा फेमस एडिक्ट जो है वो हमें पता है कि वहाँ पे बुद्धा के जो है पूरे के पूरे कोट्स लिखे हुए हैं। एक तरह से धम्मा के बारे में लिखा हुआ है, अशोक ने लिखवाया है खुद, तो क्या लिखा हुआ है, लिखवाया ही है, जिसमें बताया गया है कि जो बुद्धा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे लॉज बनाए, वो सारे उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड हैं एक तरह से। ठीक है दोस्त। और यहीं पे जो है बुद्धा के सरमन्स भी लिखे हुए हैं। तो अशोका ने जो है इसको पीपल में, यानी कि लोगों में इसको जागरूकता फैलाने के लिए या लोगों में स्प्रेड करने के लिए ये सब काम किया था, ताकि उस पिलर्स से लोग पढ़ें और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखें। इसके बाद ये पिलर की अगर हाइट जो होती थी ये 40 फीट के अराउंड होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने जैसा कि आपको बोला कि इन पिलर्स के ऊपर देखो अलग अलग कैपिटल फिगर्स इनको बोला जाता था। इनको जैसे अलग अलग राजधानी होगी तो वहाँ पे अलग अलग पिलर हो गए, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग, कहीं पे आपको बुल देखने को मिलेगा, कहीं पे लायन देखने को मिलेगा, कहीं पे एलिफेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग आकृतियाँ। जहाँ पे जैसे आप ये देखिए, ये एलिफेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ भी अलग अलग आकृतियाँ थी और यहाँ ऊपर का एनिमल भी जो है चेंज हुआ करता था। ठीक है दोस्त। और उसके बाद जैसे सबसे जो फेमस है वो है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। ये इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। जो सारनाथ है इसका जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई पूछ ले लायन कैपिटल, लायन कैपिटल में क्या था, ये पिलर है, इसके ऊपर लायन लगे हुए हैं, तो ये सारनाथ से हमें मिला है। ये जो है ना 4 शेर वाला, ये सारनाथ से ही मिला है, जिसको हमने अपना नेशनल एम्बलम भी बनाया है। उसके बाद जो बुल कैपिटल है, बुल कैपिटल अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या ऊपर बुल लगा होता है। ठीक है। तो यानी कि सांड एक तरह से कह लीजिए वो लगा होता है, या बैल लगा होता है। तो वो जो मिला है हमें रामपुरवा से मिला है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ से जो मिला है वो लायन कैपिटल मिली है और रामपुरवा से जो मिली है वो बुल कैपिटल मिली है। ठीक है। और इसके अलावा एक जैसे ये जो लायन कैपिटल है इसमें तो 4 लाइन है ना, एक सिंगल लाइन का अगर बात करें कि केवल एक लाइन है जिसके ऊपर, वो एक लाइन कैपिटल हमें मिली है लौरिया नंदनगढ़ में। तो बच्चे क्या है सिर्फ एक चीज याद कर लेते हैं कि भैया लायन कैपिटल मतलब सारनाथ, लेकिन आप आधी अधूरी चीज का याद करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा पेपर में। अगर वहां पे ये हुआ ही नहीं सारनाथ और वहां पे अगर लौरिया नंदनगढ़ दे दिया तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या मार्क करके आओगे, कुछ नहीं मार्क करके आ सकते। इस वजह से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है। ये मैंने कंप्लीट आपको बताई है। इसके बाद ये जो पिलर हैं ये दो टाइप के स्टोन से बनाए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर
कहाँ का स्टोन यूज होता था? मथुरा का स्टोन जो है बहुत सारे पिलर्स में यूज होता था। वहाँ के रेड और वाइट स्टोन जो है इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, रेड और वाइट सैंड स्टोन्स। ठीक है, तो मैंने देखा कि मुगलिया आर्ट के ऊपर ये अक्सर पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें कौन सा जो है मटेरियल यूज़ हुआ। तो हम अक्सर देखते थे रेड सैंडस्टोन, हम उसमें बोलते थे कि मुगलिया वालों में है ना कि रेड सैंडस्टोन का बना हुआ। तो ऐसे ही दिल्ली सल्तनत वाले में भी यही होता है कि रेड सैंडस्टोन का बन रखा है। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो रेड और वाइट सैंडस्टोन का ये बना होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सारनाथ लायन पिलर के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि वो 3 पिलर देखे, अब उनके बारे में जो मेन पिलर है वो तो सारनाथ वाला ही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये जो सारनाथ वाला पिलर है ये मौर्यंस ने बनवाया है, और स्पेशली अगर नाम लेंगे तो अशोका का नाम यहाँ पे आएगा। किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको पॉपुलरली जो है लायन कैपिटल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि ये बनवाया किस लिए था। ये देखिए रियल में ऐसा था, रियल में क्या है कि जैसे यहाँ पे 4 शेर हैं और ऊपर एक चक्र भी है और एक चक्र यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो बड़ा चक्र होता है इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से धम्मा चक्रा परिवर्तना, यानी कि जो बुद्धा ने सबसे पहला अपना सरमन दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, और यहीं पे अशोक ने एक स्तूपा भी बनवाई थी सारनाथ में, जिसका नाम क्या है? धामेक स्तूपा। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, अगेन स्टार मार्क कर लीजिए, $100 का क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो सारनाथ में ही ये जो है धामेक स्तूपा बनवाई गई है। अब यहाँ पे ही अशोक ने क्या किया है, ये पूरा का पूरा पिलर बनवाया है, और किसकी याद में, किसको याद करने के लिए, किसको कमेमोरेट करने के लिए? लॉर्ड बुद्धा को जो है, बुद्ध को कमेमोरेट करने के लिए बनवाया गया है। और यहीं पे जो है बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ये मैं ऑलरेडी बुद्धिज्म में भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरा कैपिटल बना हुआ है, ये कैपिटल के अंदर क्या क्या है वो बता रखे। जैसे एक शाफ्ट है, शाफ्ट किसको बोले? ये नीचे दिख रहा है आपको, जैसे ये जो गोलाई वाला है इसके नीचे ये कुछ ऐसे खड़ा होगा, है ना, तो ये क्या हो गया? एक शाफ्ट हो गया, डंडा हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक लोटस बेल बेस है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये लोटस का बेल बेस है। ठीक है, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे कार्विंग्स की गई हैं। फिर इसके बाद जो है एक ड्रम आता है, ड्रम ऑन दी बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रीसीडिंग क्लॉकवाइज। ध्यान देना, ड्रम किसको बोले? ये गोलाई में दिख रहा है आपको, गोलाई में, तो ये ऐसा नहीं है कि 2D में देखो, आप इसको यूं देखोगे तो यूं गोलाई में एक ड्रम की तरह का दिखेगा, और इसके अंदर क्या है कि बीच में जैसे एक चक्र लगा दिया, इसके इस तरफ एक एनिमल हो गया, एक एनिमल इस तरफ हो गया, फिर इन 2 के बाद पीछे जो 2 एनिमल है वहां भी क्या है कि एक चक्र लगा दिया, यानी ऐसे समझो, एक एनिमल हो गया, चक्र लगा दिया, एक एनिमल हो गया, चक्र लगा दिया, एक एनिमल हो गया, एक चक्र लगा दिया, और एक एनिमल हो गया। ठीक है, फिर इसको गोल घुमा दो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर 2 एनिमल के बीच में एक चक्र है, तो आपको क्लियरली अब शायद ज़्यादा समझ में आ रहा होगा एज कम्पेयर टू कि ऐसे 2D में देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए ये मैंने बता दिया आपको। और ऊपर जो है 4 लाइन है, 2 ये दिख रहे हैं, एक आगे दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे है, और सबसे ऊपर जो है एक चक्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है क्राउनिंग एलिमेंट, इसको आप बोल सकते हैं ऊपर वाले चक्र को। तो यहाँ पे एक ध्यान देना है, ये सब तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ऊपर क्राउन वाला व्हील है ना, ये क्राउनिंग व्हील को अगर छोड़ दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए, और ऐसे ये जो नीचे वाला डंडा है ना, लोटस वाला, और इसके नीचे वाला पूरा डंडा जो है, बेस है, शाफ्ट है, इसको हटा दिया जाए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा एम्बलम। यानी कि अब आप देखिए कि ये कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा दिखाई देगा, यानी ये हमारा क्या होगा? नेशनल एम्बलम। ठीक है भाई, तो ये सब मैंने पहले बता रखा है कि कब इसको लिया गया था नेशनल एम्बलम को, 10 वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। 1950 में लिया गया था, जब हमारा संविधान बना उसी टाइम एम्बलम लिया गया है। सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब बार बार उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ के ये बीच वाले पार्ट को ही हमारा एम्बलम बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में लैंग्वेज कैसी आएगी वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि कैपिटल विदाउट द क्राउनिंग व्हील, ठीक है, एंड लोटस बेस, एंड लोटस बेस के बिना जो बच गया वो आपका क्या हो गया? नेशनल एम्बलम हो गया। और 26 जनवरी 1950 को लिया गया है, वो मैं बता ही रहा हूँ। और इसके अलावा इस नेशनल एम्बलम के नीचे हम क्या देखते हैं, ये देखिए आप, सत्यमेव जयते। अब ये जो सत्यमेव जयते, इसका मतलब है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया। वेदों में भी मैंने बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ लीजिए कि मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। और इसके अलावा जो एक चक्र है यहाँ पे, ये जो चक्र के अंदर है 24 स्पोक्स हैं, और हमारा जो झंडे का चक्र है वो भी कुछ इसी से ही मेल खाता है, तिरंगे झंडे का, है ना। तो यहाँ पे 24 स्पोक्स हैं, और 24 स्पोक्स के अलावा
पूरे का पूरे चारों डायरेक्शन में मैंने बोला ना एनिमल है, तो 4 एनिमल है, बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और एक लायन है। और साथ में हर 2 एनिमल के बीच में क्या है, एक चक्र है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका, जब आप इसको ऐसे गोलाई में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसके बाद जो मोटिव ऑफ चक्रा बिकम सिग्निफिकेंट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ धम्मा चक्रा इन द एंटायर बुद्धिस्ट आर्ट। तो ये जो चक्र है ये धम्मा चक्रा को डिपिक्ट करता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इन लोगों ने एक तो बना दिया पिलर, और मैंने दूसरा क्या बताया था कि इन्होंने इनकी जो कोर्ट आर्ट है यानी कि जो राजा ने बनवाए वो एक तो पिलर बनवाए और दूसरा क्या बनवाए, स्तूपा बनवाए। अब स्तूपा देखिए कि क्या है, यहाँ पे एक तरह से पूजा करने के स्थल मान लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अशोक से पहले कभी स्तूपा नहीं हुआ करते थे, होते थे, लेकिन अशोक ने और ज़्यादा बनवाए। अब स्तूपा के ऊपर जो है अम्ब्रेला टाइप एक वुडन फेंसिंग की जाती है। आप कुछ ऐसे समझिए कि ये जो है ऐसे वुडन फेंसिंग, ये दिख रही है आपको, ऊपर देखिए आप, ये जो है एक तरह से इस तरीके से वुडन फेंसिंग कर दी जाएगी ताकि वो एक छतरी का काम करे, है ना। तो वुडन फेंसिंग करके इसको बनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब चीज़ें वुड की ही बनी हो, ये ईंटों की भी हो सकती है। जैसे सांची स्तूपा है वहाँ पे वो ब्रिक्स से बना हुआ है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे ही एक एनक्लोजिंग ए पाथ फॉर प्रदक्षिणा, तो एक पाथ और बनाया गया है जहाँ पे गोल चक्कर लगा सकते हैं, उसका नाम है सर्कम्बुलेटरी पाथ भी बोल देते हैं उसको, कि जहाँ पे यूं करके आप देखिए कि ऐसे करके पूरा पूरा उसका पीछे से जाके गोल चक्रा लगा सकते हैं, ठीक है, परिक्रमा के लिए। फिर इसके अलावा जो है सांची की जो स्तूपा है वो बनी हुई है, वो ब्रिक्स से बनी हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जैसे एक बार तो उसने ये पूछ लिया कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बर्न्ट ब्रिक का जैसे बना हुआ है। तो ये तो फिर सांची स्तूपा तो बहुत फेमस है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये भी जो है ईंटों की बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे ये वुड की बनती है लेकिन सांची स्तूपा जो है वो ईंटों की बनी हुई है। तो और किसने बनवाई है, अशोका ने ही बनवाई है। और बाद में जो है इसको स्टोन के साथ और भी कई आइटमों के साथ कवर किया गया, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये स्तूपा बनवाए जाते थे, तो इनकी दीवारों पे, इनके तोरन्स पे जो है बहुत सारी स्टोरीज डिपिक्ट करने के लिए चित्रकारी की जाती थी या एनकार्व्स किए जाते थे, और उसके अंदर जो है जातक स्टोरीज होती थी। जातक स्टोरीज हैं जो बुद्धा के पूरे जीवन की स्टोरीज हैं, वो वहाँ पे डिपिक्ट होती थी, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर कोई टॉलेस्ट पूछ ले कि सबसे लंबी, टॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्तूपा अगर कोई ये पूछ ले तो ये कौन सी हो जाएगी। गलती से भी सांची स्तूपा का नाम मत ले लेना या धामेक स्तूपा का नाम मत ले लेना, केसरिया स्तूपा हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। केसरिया स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, बिहार के अंदर है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अक्सर बच्चे को लगता है कि सांची स्तूपा इसका उत्तर है, लेकिन केसरिया स्तूपा जो है वो बिहार के अंदर है और सबसे बड़ी यही है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में आ भी रखा है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट आप देखिए, अब देखो कि मैंने देखा कि परीक्षा के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण स्तूप है ना, अलग अलग पेपरों के अंदर देखा, और वो जितने भी बनते थे वो सारे के सारे मैंने पूरे कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे तो स्तूप इतने हैं, कितने याद करोगे। लेकिन मैंने देखा कि मैक्सिमम टाइम जो पेपरों में पूछे जा रहे हैं वो यही हैं। बस केवल ये लिस्ट याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए ये पूरी है, इंग्लिश वालों के लिए ये रही। आप देखिए जैसे सांची स्तूपा, ये कहाँ है पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में। महाबोधि स्तूपा बोध गया में, याद करनी है सारी की सारी, ठीक है, ये सारी जरूरी है। शांति स्तूपा लेह लद्दाख में है। धामेक स्तूपा अभी मैंने बताया किसने बनवाई थी, सारनाथ के अंदर अशोका ने बनवाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे है जो धम्मा चक्र परिवर्तना के कारण इसको बनाया गया था, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने सबसे पहला प्रवचन यहीं पे दिए थे, पहला उपदेश यहीं दिया था। फिर अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में है। ड्रोडुल चोटन स्तूपा ये सिक्किम के अंदर है। धामेक स्तूपा तो मैं बता चुका हूं आपको, ये सेम ही हो गया। केसरिया स्तूपा जो है ये चंपारण बिहार के अंदर है, और ये जो है टॉलेस्ट भी कह सकते हैं या लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर पिपरी वहा स्तूपा जो है ये ओल्डेस्ट स्तूपा है, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये कहाँ है, नेपाल में है, लुम्बिनी में। फिर भड़ूत स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे देखिए कि जो बोला जाता है कि इसका रेनोवेशन जो करवाया है वो किसने करवाया है, ऐसा बोला जाता है कि इसका रेनोवेशन जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बोलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्स को तोड़ा है ना। क्योंकि आप देखिए कि जो बुद्धा हैं
वो एकदम से वैदिक वाले लोगों पे हिट करते हैं, वो मानते ही नहीं है वेदों की अथॉरिटी को। लेकिन वहीं पे अब जो पुष्यमित्र शुंग है वो तो ब्राह्मण है, तो हो सकता है कि शुरू में तोड़ा हो, लेकिन जब अपना पूरा का पूरा एम्पायर बना लिया, सब सेटल डाउन कर लिया, अब उन्हें लगा कि नहीं अब सब धर्मों को एक साथ जोड़ना चाहिए, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये मेरे अगेंस्ट ही रहेंगे, तो हो सकता है कि तब रेनोवेट भी करवा दिया हो। बट बुद्धिस्ट टेक्सचर में पुष्यमित्र शुंग को कोई बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा राजा डिपिक्ट किया हो, क्योंकि इन्होंने जो है उनके बहुत सारे, मैंने बोला ना, स्तूपों को तोड़ा था, ये इस वजह से इनको अच्छा तो डिपिक्ट नहीं किया गया है बहुत जगह पे। तो ये वही शुंग एम्पायर जो इन्होंने स्टार्ट किया था बृहद्रथ को मार के, वही पुष्यमित्र शुंग है। फिर इसके बाद जो है रमाभाई स्तूपा जो है ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को क्रीमेट किया गया, यानी कि दफनाया गया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, है ना, यहाँ पे दाह संस्कार इनका किया गया। ये सारी स्तूपा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखी, अगर जरूरी नहीं होती तो मैं लिखता ही नहीं। इसके बाद अब देखिए कि मैंने क्या बोला था कि दूसरा हो गया इंडिविजुअल आर्ट, यानी जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लग गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे देखिए कि बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग केव्स में भी रह रहे थे, तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक, है ना। केव्स जो है मौर्यंस के टाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, आप देखो, पहाड़ियाँ थी बारबरा और नागार्जुनी, ये दोनों हिल्स जो हैं बारबरा और नागार्जुनी हिल्स, यहाँ ये कहाँ पे है, ये गया के अंदर है, बिहार के अंदर। और यहाँ पे दो तरह की केव हुई हैं, एक सुदामा और एक लोमस ऋषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केव्स, सुदामा और लोमस ऋषि केव्स कहाँ पे हैं, ये है बारबरा की पहाड़ियाँ लिखा जाए या नागार्जुनी पहाड़ियाँ लिखा जाए, उन्हीं के अंदर जो है ये दो केव्स हैं, सुदामा केव्स और लोमस ऋषि केव्स। कहाँ पे है ये, बिहार के अंदर है, गया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जितनी भी हैं इसमें, जैसे लोमस ऋषि केव के अंदर क्या किया गया, जो उसके दरवाजे होते थे वो सेमी सर्कुलर चैत्य जैसी आर्क के बनाए हुए थे। फिर उसके अंदर एलिफेंट्स की बहुत ज़्यादा कार्विंग की होती थी, एलिफेंट बना रखे होते थे। तो ये एक डिपिक्शन है उनकी, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है कहाँ पे, इनकी लोकेशन ज़रूरी है। दूसरा, ये केव्स किससे संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मौर्यंस से संबंधित है। या तो पेपर में मौर्यन लिखा आएगा या अशोक लिखा आएगा, तो आपको तुरंत से ये वही मार्क कर देना है ना। कई बार पेपर में अशोक ना लिख के मौर्यन लिखा जाएगा, तो फिर आप मौर्यंस मार्क कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अशोक जो है मौर्यन किंग ही तो है, मौर्यन एम्पायर ही तो पढ़ रहे हैं हम, और क्या पढ़ रहे हैं। फिर इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये जो केव्स हैं मौर्यों ने बनवाई किस लिए, या अशोका ने किस लिए बनवाई थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अशोक का बाप है, यानी कि इसका पिता है जो, वो कौन है, बिंदुसार। और बिंदुसार जो है कौन से सेक्ट को अपनाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन सेक्ट को अपना रहे हैं, तो बिंदुसार किसको अपनाता है, आजीविका सेक्ट को, जिसको मखाली गौशाला ने बनाया था, है ना। ये मैं 10 बार बता चुका हूं। तो वो जो आजीविका सेक्ट है, उसके जो साधु संत हैं, आप समझ लीजिए उसके मॉन्क्स हैं, उनको पैटर्नाइज करने के लिए, उनको शरण देने के लिए ये जो गुफाएं कह लीजिए या फिर केव्स कह लीजिए, ये जो है बनवाई गई थी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो होगी एक तरह से लोग जहाँ पे रहने लग गए, तो ये वो वाली केव्स से फेमस हो गई, समझ गए। इसलिए इनको एक इंडिविजुअल आर्ट में भी डाला जा सकता है। बट बनवाई किसने अगर बोला जाएगा तो अशोका का नाम यहाँ पे आता है। इसके अलावा 3-4 केव्स और हैं जो मौर्यों से संबंधित है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगेन वही है कि आजकल एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, तो मुझे लगता है कि फिर भी मेरे को लिख देनी चाहिए थी। तो इंपॉर्टेंट तो यही है, लोमस ऋषि और सुदामा केव्स कहाँ पे है, नागार्जुना और बारबरा हिल्स के पास। लेकिन दूसरी केव्स कौन सी हैं, गोपी केव्स, विश्वामित्रा केव्स, बाह्यक केव्स, वेदांतिका केव्स, ये जो है ये कुछ और इंपॉर्टेंट केव्स। तो इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूँ, मौर्यों से संबंधित केव्स हैं, यानी उसी कार्यकाल की केव्स हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट फीचर अगर केव्स की कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे कि ये, मेरे को लगता है मेंस लेवल का क्वेश्चन है या स्टेट पीसीएस में आ सकता है, कि इनकी फीचर कैसी होगी। तो आप बोलेंगे कि ये पॉलिश्ड थी इनसाइड से, तो वहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा, जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा कि या क्या ये केव्स अंदर से पॉलिश्ड थी। फिर दूसरी स्टेटमेंट दे देगा कि अंदर जो है आर्टिस्टिक गेट बनाए गए थे, बहुत चित्रकारी गेटों पर की गई थी। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये विका नहीं है, ये विकास होगा, ठीक है। कलात्मक प्रवेश द्वार का विकास या फिर गुफा के अंदर पॉलिश करना। तो ये 2 चीज़ जो हैं ये उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये अगर आएगा तो ये मेंस के अंदर का क्वेश्चन है, ये प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्त, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में केव्स का भी हो गया, गुफाओं का हो गया। हाँ, अब देखो कि इंडिविजुअल लोग जो हुआ करते थे वो खुद की भी कुछ मूर्तियां बनाया करते थे। अब वो मूर्तियां या फिर वो कुछ पोट्री बनाया करते थे, है ना, मिट्टी के कुछ बर्तन बना दिए, कुछ आकार, अलग अलग आकार की मूर्तियां बना दी, तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस उस टाइम पे हुई। अब उसमें देखिए कि हमें लार्ज स्टैचू जैसे यक्षिनी के देखने को मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको, यक्षिनी जो होती है ये क्या होती है, फोक गॉडेस आप बोल सकते हैं, ठीक है,
फोक गॉडेस है, ठीक है, गलती से फेक मत समझना, फोक गॉडेस, ठीक है। तो ये जो हम यक्षिणी जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी है यक्षिणी, ठीक है, तो इसकी भी उस टाइम पे बहुत सारे पॉटर्स ने मूर्तियां बनाई है ना, बहुत सारे कारीगरों ने बनाई। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं बहुत जगहों पे। कहाँ पे? पटना, विदिशा, मथुरा, इन जगहों पे हमें यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में, बैठी हुई नहीं, स्टैंडिंग कहेंगे, खड़ी हुई, ठीक है। और दीज मोनूमेंटल इमेजेस आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, वो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। और ये जो है ये फोक गॉडेस है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये 3 पॉइंट यानी कि यहाँ से निकल के आ रहे हैं यक्षिणी वाले से, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दीदारगंज यक्षिणी जो है दीदारगंज के अंदर मिली है, तो वो उसके जो है मेन पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। फिर इसके अलावा पोट्री की बात करते हैं तो इनके बर्तन कैसे हुआ करते थे। जैसे आप देखिए कि ये बर्तन है, तो ये अंदर से जो होते थे ना ब्लैक कलर से रंग दिए जाते थे। हड़प्पा के लोग भी जो थे वो अंदर से ब्लैक कलर कर दिया करते थे बर्तनों को। और ये लोग भी क्या करते थे, ये भी आप देखिए यहाँ लिखा होगा कहीं पे, हाईली टेक्निक टाइप ऑफ वॉट इज नोन एज, ये रहा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। वेयर होता है बर्तन एक तरह से, ठीक है। ये वेयर वो नहीं है WHERE, वो तो होता है कहाँ, ये वेयर होता है बर्तन, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है, जिसको NBPW भी बोला जाता है, ये किस चीज़ के बने होते थे ये भी पूछा जा सकता है। तो एल्यूवियल सोयल या एल्यूवियल क्ले के बने होते थे। और कौन सा रंग होता था, तो ब्लैक कलर के होते थे। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 100% है कि कभी भी पेपर में ये चीज़ पूछी जा सकती है इसके कलर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अब आप देखिए कि मौर्यंस के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो एक जो हमें मिला है कार्व्ड एलिफेंट मिला है। तो ये जो कार्व्ड एलिफेंट कहाँ मिला है ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे धौली के अंदर ये जो है हमें मिला है। इसके अलावा सांची स्तूपा की लोकेशन पूछ सकता है पेपर में, पहले भी पूछी गई है। तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि बनवाई किसने, तो अशोक ने बनवाई। कहाँ बनवाई है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भड़ूत स्तूपा है वो भी कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कंफ्यूज मत करना, मध्य प्रदेश के अंदर यही जो 2 मेन स्तूपा हैं ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए कि कौन कौन से कैपिटल, कौन कौन सी राजधानियां हमें मिली है। मैंने बताया ना अलग अलग टाइप की राजधानियां थी, वहां पे अलग अलग बहुत बड़े पिलर होते थे, उन पे अलग अलग एनिमल्स जो है वो खड़े कर दिया करते थे। तो एक तो मिली 4 लाइन कैपिटल। 4 लाइन कैपिटल कैसी है ये देखिए, ये 4 लाइन कैपिटल, ये मैं बता चुका हूँ, 4 शेर जिसके ऊपर खड़े हुए हैं। एक मिली है 1 लाइन वाली कैपिटल। 1 लाइन वाली कैपिटल कैसी होगी ये देखिए, जैसे ये पिलर मिला इसके ऊपर एक ही शेर मान लो खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर एक मिली है बुल कैपिटल। अब बुल कैपिटल कैसी है ये देखिए, ये पिलर है पूरा का पूरा, उसके ऊपर एक बुल खड़ा है, यानी ये अपनी राजधानियों को इन्हीं से डिपिक्ट किया करते थे। तो ये जो है ये 3 अलग अलग राजधानियां हमें मिली है, तीनों का आपको पता होना चाहिए। और ये बुल कैपिटल कहाँ से मिली है? रामपुरवा से मिली है। ये याद रखिएगा कहाँ से मिली है? रामपुरवा से मिली है। मैंने लिख भी रखा था कहीं और वो पीछे भी लिख रखा था, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये रहा, ये देखो रामपुरवा से मिली है, ठीक है दोस्त। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रामपुरवा बिहार से मिली है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बुल कैपिटल है ये मौर्यंस ने बनवाई है, अशोका ने का मेन इसके अंदर रोल आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब जो है ये रामपुरवा बुल जो है ये आप ध्यान से देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे इसको रखा गया है, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है ये बैल, ठीक है भाई, रामपुरवा बैल जो है। इसके अलावा कई एक बार पेपर के अंदर ये भी पूछा गया कि 2400 साल पहले जब मौर्यंस का राज था, उससे 2400 साल पहले किसी ने चाइना में बहुत लंबी दीवार बनवाई है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं। तो वो पूछा गया कि किसने बनवाई, तो वो व्यक्ति का नाम जो मैंने पेड कोर्स में पहले भी पढ़ा रखा था कि किन शी युआंग है जो इसने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी मौर्यन से लगभग 2400 साल पहले। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। लगभग 200 ये कह रहे हैं कि 221 BC के अराउंड की बात है, ठीक है। तो जो भी है, पर कहने का मतलब है कि क्वीन शी हुआंग ने बनवाई थी। मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है, इस व्यक्ति का नाम है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो इसने बनवाई है, इस व्यक्ति का नाम है। ये ईयर्स में डेट्स में कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बस ये व्यक्ति का नाम और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसने बनवाई है वो याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये करेंसी कौन सी यूज किया करते थे ये भी तो पेपर में आ सकता है। एक बार स्टेट के एग्जाम में तो आ चुका है, तो मुझे लगता है कि कभी भी CGL में भी पूछ सकते हैं, रेलवे में भी पूछ सकते हैं। तो करेंसी इनकी जो सिल्वर कॉइन इनके होते थे उसको बोलते थे कर्षपना, ठीक है, कर्षापन या कर्षपना जो भी आप उसको बोलना चाहें, कर्षापन बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा एक करेंसी होती थी पन, ठीक है, पन या पान जो भी आप बोलना चाहें ये होती थी। और अगर एक पन की बात करते हैं तो एक पन जो होता था लगभग 3/4 तोला ऑफ सिल्वर के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था? लगभग 3/4 तोला ऑफ यानी कि 0.75 तोला ऑफ सिल्वर के जो है बराबर होता था एक पन। अच्छा, गोल्ड कॉइन जो होता था
उसको क्या बोलते थे, निष्का बोलते थे। हालांकि मैंने ये चीज़ उसमें भी बताई थी वैदिक वाले में भी कि वहाँ भी निशिका बोला जाता था। पहले ये जो है गले का हार हुआ करता था उसको निशिका बोलते थे, लेकिन बाद में जो है उस सोने के हार को इन्होंने करेंसी में तब्दील कर दिया और फिर जो है करेंसी को जो है सोने की करेंसी को क्या बोलना शुरू कर दिया, निशिका बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी, ये तो मैं 10 बार बता चुका हूँ। लेकिन जो ये जो कॉइन्स की मिंटिंग हो रही है, ये अलग अलग टाइप के जो कॉइन्स बन रहे हैं, ये हमें पता कहाँ से लग रहा है कि ये सच में बनते भी थे कि नहीं, तो वो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे उसी के अंदर हमें कॉइन्स की मिंटिंग के बारे में पता लगता है। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये तो मैंने बता ही दिया, ये तीनों भी दिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरे को लग रहा है ख़त्म ही हो गया। चलिए, तो ये पूरे का पूरा जो अभी आपने सेशन देखा है ना, ये था पूरा का पूरा मौर्यंस के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। एक बार देख लीजिए पूरे का पूरा, जिसने भी अगर मिस कर दिया है तो यहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप सो कि यहाँ से जो है चीज़ें कहीं बेहतर अब आपको आगे समझने में मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कभी कुछ आएगा। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। इतना आपने मॉरल्स के बारे में पढ़ लिया तो आपको कोई एनसीईआरटी, कोई लूसेंट पुसेंट, कोई भी कचरा किताब पढ़ने की, कोई PYQ करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से सारे सवाल आपके फंस जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं ये सेशन तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जीवी कक्षा एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग दीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा टारगेट है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूं। क्योंकि एक होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी को कंटेंट दे रहे हैं, मरे हुए मन से बना के दे रहे हैं, बिल्कुल उसके अंदर पता नहीं क्या डाल दिया है ना, कि बस बैच खत्म कराना है तो कंटेंट डाल दिया। मेरा वो टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। बैच खत्म कराने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो सारी चीज़ें देना जिससे कि आपका भला हो पाए। और किताब के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी आएंगी, तो जैसी किताब आती है तुरंत पहले ही बार में उसको ले लीजिएगा, क्योंकि किताब जो है हमारी वो बिल्कुल लिमिटेड एडिशन रहेगा। वो बार बार जो है आप ये मत समझ लेना कि शायद आपको कभी भी मिल जाएगी। पहली बार में जो जिसने ले ली वाली बात है, बाद में उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के पढ़ोगे तो कोई मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि किताब जो है वो कलरफुल रहेगी तो वो उसका अलग ही मज़ा रहेगा, वो उसमें अलग ही फील आएगी आपको। ठीक है दोस्त, आई होप ये समझ आ गया होगा। नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।